पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। एक लड़की थाने में अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने आई थी। जी हाँ, अपनी मौत की रिपोर्ट। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही थी कि हफ्ते भर के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अकेली रहती है, इसीलिए पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख ले और उसके मरने के उपरांत उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करवा दे। अपना कहने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है उसका रिश्तेदार या कोई उसका सगा संबंधी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो आत्महत्या करने की सोच रही है। इस पर वो लड़की कहती है कि उसे हर बात का पहले से अंदेशा हो जाता है और वो जान चुकी है कि वो बहुत से बहुत 1 सप्ताह तक जीवित रहेगी। उसकी मौत निश्चित थी। लड़की का नाम था अनुपमा। पुलिस इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार वो ऐसी रिपोर्ट लिखे। ये पहला ऐसा केस था जिसमें जीवित व्यक्ति अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने आया था। पुलिस इसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है और उसे समझाती है कि मृत्यु का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अभी वो स्वस्थ है और एक अच्छी कुशल जिंदगी जी सकती है, पर बार बार वो रिपोर्ट लिखने पर जोर दे रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो बताती है कि वो पहले से ही सबकी मौत देख सकती है। अपने माता पिता और अपनी बहन की मौत उसने पहले ही देख ली थी, जब एक कार एक्सीडेंट में वो तीनों मारे गए थे। इस पर पुलिस उसका पता नोट कर लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि वो वापस किस तरह जाएगी। तो वो बताती है कि वो गाड़ी चला कर आई है। पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे उसके घर तक जाती है और जब तक अनुपमा अपने घर में अंदर नहीं चली जाती, तब तक पुलिस इंस्पेक्टर बाहर खड़े रहते हैं। वो घर शहर से दूर दराज इलाके में था। आसपास के मकान काफ़ी दूरी पर बने थे। अनुपमा ने पुलिस को बताया कि वो स्कूल में टीचर है और यहाँ पहाड़ी इलाके में वो गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आई है। इसके लिए उसने एक 3 मंजिला बड़ा सा घर किराए पर लिया था। पुलिस बड़ी असमंजस में थी कि आखिर अकेली लड़की ने सिर्फ कुछ महीने छुट्टी बिताने के लिए इतना बड़ा घर किराए पर क्यों लिया है, और वो भी एक स्कूल टीचर होकर। पुलिस इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला लगता है, तो वो आसपास के लोगों से अनुपमा के बारे में पूछताछ करती है। कुछ लोगों ने उसे गाड़ी में सामान आदि ले जाते देखा था, पर वो किसी से बोलती नहीं थी, ना ही उसके घर कोई आता जाता था। वो सबसे कटी कटी सी शांत रहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर मन ही मन सोचते हुए अगले दिन फिर से इस बंगले पर आकर अनुपमा का हाल चाल लेकर वापस पुलिस चौकी लौट जाते हैं। अनुपमा दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी। जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए, तब वो नीचे की मंजिल पर आई और उसने आवाज़ लगाई, रिया कहाँ हो, आओ, मैं आ गई हूँ। और एक लड़की पीछे से कमरे से भागते हुई आई और अनुपमा के गले लग गई। दीदी कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कितनी देर से परेशान थी। कहने को तो अनुपमा रिया से सिर्फ 2 मिनट ही बड़ी थी। वो दोनों जुड़वा बहनें थी, पर हमेशा से रिया अनुपमा को दीदी ही बोलती थी। दीदी वो कौन था जो तुम्हारे साथ साथ यहाँ आया था? अनुपमा ने कहा, कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। दीदी कार्तिक का फ़ोन आया। रिया परेशान मत किया करो, अगर फ़ोन आएगा तो मैं बताऊंगी नहीं क्या, तुमसे छुपा लूँगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। पहले तो वो हर दूसरे दिन फ़ोन कर लिया करता था। हाँ, रिया कर लिया करता था, लेकिन अब काम में बिजी रहता होगा तो नहीं कर पाता है। वैसे भी तू अब 30 साल की हो गई है, क्या ये बच्चों की तरह उछल कूद मचा रखी है? मैंने तुझे मना किया है ना, घर में जब अकेले रहा करो तो ना तुझे खिड़की के बाहर देखना है और ना ही गाना गुनगुनाना है।
और कोई आ जाए तो नीचे उतर कर तो बिल्कुल भी नहीं आना। चुपचाप अपने कमरे में बैठना, नहीं तो मालूम है ना तेरे साथ क्या होगा। हाँ दीदी, मुझे पता है, अगर मैं किसी के सामने आ जाऊंगी तो मुझे फिर से पागल खाने जाना पड़ेगा। लेकिन दीदी, अब तो मैं ठीक हो रही हूँ ना, अब तो मैं गुड गर्ल बन गई हूँ। हाँ हाँ रिया, अब तुम गुड गर्ल बन गई हो, इसीलिए गाने गाती रहती हो पूरे दिन। मेरे कानों में दर्द हो गया है तेरे गाने सुन सुनकर। हाथ में गुड़िया लिए घूमा करती है, बच्चों वाली हरकतें करती जा रही है। दीदी, मैं पूरे दिन जब अकेली हो जाती हूँ तो ये गुड़िया मेरी दोस्त है, मैं इससे बातें करती हूँ, ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है। रिया, यही सब तुम्हारी हरकतें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताती। हाँ दीदी, मुझे पता है आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताती, आप मुझे सबसे छुपा के रखती हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ पगली, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। अब मेरा दिमाग मत खा, बहुत परेशान हो गई हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठने दे मुझे। इंस्पेक्टर साहब आज फिर से अनुपमा का हाल चाल लेने उस 3 मंजिले बंगले पर आते हैं। उन्हें मन ही मन अनुपमा की चिंता हो रही थी कि वो अकेलेपन में कोई गलत कदम ना उठा ले। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर शायद उस समय घर पर कोई नहीं था। हालांकि उन्हें हल्की सी गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। वो वहाँ लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। तभी उन्होंने देखा कि अनुपमा गाड़ी से चली आ रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर पर कोई नहीं था, तो फिर वो गाना गुनगुनाने की आखिर आवाज़ किसकी थी। उन्होंने अनुपमा से पूछा कि क्या घर खाली है। अनुपमा ने कहा कि हाँ, घर पर तो मैं अकेले ही रहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं बोले। अनुपमा उन्हें अंदर बुलाकर लाई और दोनों में बातें होने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने अनुपमा से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगी। तो अनुपमा ने कहा कि ये उसके दिल की आवाज़ है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची है। इंस्पेक्टर साहब अनुपमा को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों से मिले जुले और इस तरह के ख्याल अपने मन में ना लाएं। इंस्पेक्टर साहब वापस चले जाते हैं। अनुपमा ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। तभी रिया ऊपर से भागती हुई आती है और कहती है, दीदी, इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे थे कि तुम 1 हफ्ते में मर जाओगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मेरा क्या होगा? और फिर मुझे पागल खाने ले जाएंगे। दीदी बोलो ना, चुप हो जाओ रिया, तुम्हारी वजह से मैं पागल हुई जा रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं 1 हफ्ते में मर जाऊंगी। मेरा मन ऐसा बोलता है। नहीं दीदी, तुम 1 हफ्ते में भी नहीं मरोगी। मुझे पता है कि 1 हफ्ते में कौन मरेगा। क्या बोल रही हो रिया? क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी, कौन मरने वाला है इस हफ्ते? मुझे पता है। तुम किसी को नहीं बताती कि इस घर में तुम्हारी एक बहन भी रहती है। हमारी तुम्हारी शक्ल भी कितनी मिलती जुलती है। लोग अक्सर हमें देखकर धोखा खा जाते हैं। मुझे अक्सर अनुपमा बोल देते हैं, तुम मुझे मारने वाली हो ना। मुझे मारकर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। रिया चुप रहो, नहीं तो तुम्हें 1 थप्पड़ यहीं रसीद कर दूंगी। दीदी, तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा मन कहता है कि तुम मरने वाली हो? तुम मुझे मार दोगी, मुझे पता है। रिया, इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है। मेरे मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी। क्या उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी? दीदी, कितनी बार तुमने मुझे गलत बातें कही हैं। कितनी बार तो कहा है कि काश मैं भी उस दिन मम्मी पापा के साथ मर गई होती तो तुम कितनी खुश होती। हाँ रिया, पता है, अगर तुम उस दिन मर गई होती तो सच में मैं बहुत खुश होती। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम पागल हो गई हो, तब भी मैं बहुत खुश हुई थी। क्या तुम खुश हुई थी? हाँ, मैं खुश हुई थी। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई खेल कूद
हर चीज़ में तुम मुझसे अव्वल रही हो। देखने में भले हम दोनों एक जैसे हैं, पर तारीफ तो सबकी तुम ही पाती हो हमेशा। यहाँ तक कि यहाँ तक कि क्या दीदी, रिया, तुमने मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। क्या? रिया, मैं कार्तिक को चाहती थी और ये बात तुम अच्छे से जानती थी, फिर भी तुमने। क्या दीदी, तुम कार्तिक को चाहती थी, ये बात तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई? अच्छा, जैसे कि तुम कुछ समझती नहीं हो रिया, बहुत भोली बनती हो। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे दिमाग पर उसका असर हो गया, तो मुझे लगा कार्तिक अब मेरा हो जाएगा, पर वो भी तेरी तरह ही है। कहता है तेरे ठीक होने का इंतज़ार करेगा। उसे पता नहीं है तू अब कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती दीदी, क्यों नहीं? मैं अपनी सब दवाइयाँ समय पर लेती हूँ। मैं तो अब उल्टा सीधा बोलती भी नहीं हूँ, तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ। रिया, इस समय मुझे परेशान मत कर, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया है। चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जा। नहीं तो क्या दीदी, ऐसे भी तो तुम मुझे मार ही डालोगी 1 हफ्ते के अंदर। तो क्यों ना आज ही तुम मुझे मार डालो। इंस्पेक्टर साहब सुबह सुबह फिर से इस बंगले के पास आते हैं जिसमें अनुपमा रहती थी। उन्हें मन में एक आशंका थी कि कहीं अनुपमा अकेलेपन में कोई गलत हरकत ना कर ले। उन्होंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वो थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे। अनुपमा की गाड़ी भी गैराज में नहीं थी। उन्हें लगा कि वो कहीं घूमने गई है। इंस्पेक्टर साहब वापस लौट गए, लेकिन उसके मन में एक शक बैठ गया था। अगले दिन फिर से सुबह इंस्पेक्टर साहब ने इस बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। गाड़ी अभी भी गैराज में नहीं थी। अब उन्हें कुछ आशंका हुई तो उन्होंने अपने कांस्टेबल के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के पास नीचे ज़मीन पर अनुपमा की लाश पड़ी थी। देखकर वो घबरा गए। जिसका उन्हें डर था वही हुआ। अकेलेपन का शिकार होकर अनुपमा ने अपनी जान दे दी। अनुपमा के कहे अनुसार इंस्पेक्टर साहब ने उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए उसकी बॉडी को भेज दिया। पोस्टमार्टम करवाने की उन्हें कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। उन्हें पता था कि अनुपमा डिप्रेशन का शिकार थी और उसने ज़रूर अकेलेपन से घबराकर अपनी जान दे दी थी। उन्हें बार बार इस चीज़ का अफसोस होता है कि काश वो अनुपमा की मदद कर सकते। हताश होकर वो वापस लौट रहे थे। जब वो गाड़ी में बैठने लगे तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आई थी। अगर अनुपमा मर चुकी है तो फिर उसकी कार कहाँ है? उसकी गाड़ी गैराज में नहीं है। इस बात को देखते ही उन्होंने तुरंत उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके मन में शंका आ गई। वो समझ गए कि साधारण सी दिखने वाली मृत्यु आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है। उन्होंने जब पूरे घर की तलाशी ली तब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि इस घर में एक नहीं बल्कि 2 लोग रहते थे। दोनों कमरों में लड़कियों के ही सामान मिले, इसीलिए उन्हें यकीन हो गया कोई लड़की थी यहाँ। हाँ, दूसरे कमरे से उन्हें काफ़ी दवाइयाँ भी मिली, जिससे उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद दूसरा शख्स किसी बीमारी से पीड़ित था। उन्होंने जब आसपास के लोगों से पूछा तब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी भी किसी लड़की को यहाँ आते जाते नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अनुपमा को देखा है, पर हाँ, कभी कभी उन्होंने यहाँ किसी लड़की के गाना गुनगुनाने की आवाज़ अवश्य सुनी थी। इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान थे। वो ये तो जानते थे कि अनुपमा जब उनके पास आई थी तब वो अवश्य ही डिप्रेशन की शिकार थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अच्छी खबर नहीं थी। उसके खून में ड्रग्स और दवाइयाँ बहुत भारी मात्रा में मिली थी। ऐसे ड्रग्स मिले थे जो किसी दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति को दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब सोच में पड़ गए। अनुपमा डिप्रेस थी, लेकिन दिमागी तौर से बिल्कुल बीमार नहीं लगी थी मुझे, क्योंकि वो गाड़ी तो बड़े आराम से चलाती थी।
साथ ही वो स्कूल में शिक्षिका भी थी। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे समझ नहीं पाए। अनुपमा अगर इतनी अधिक दवाइयों का सेवन कर रही थी तो वो किस प्रकार गाड़ी इतनी आसानी से चलाती थी। इसमें जरूर कोई गहरा राज छुपा है। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब को आकर बताता है कि अनुपमा के घर पर एक चिट्ठी आई थी। ये चिट्ठी एक दिन पहले ही अनुपमा के पते पर पहुंची थी। इंस्पेक्टर साहब हड़बड़ाकर वो पत्र पढ़ते हैं। चिट्ठी किसी कार्तिक नाम के आदमी ने लिखी थी। वो चिट्ठी रिया नाम की लड़की को लिखी गई थी। प्यारी रिया, तुम कैसी हो? इधर कितने ही दिनों से तुम्हारा कोई हालचाल नहीं मिला। मैं तुम्हें पहले भी 4 चिट्ठी लिख चुका हूँ, पर न जाने क्यों जवाब नहीं दिया तुमने। फ़ोन मिलाने पर जो नंबर अनुपमा दीदी ने मुझे दिया था वो तो उठता ही नहीं। मैं कितनी बार तुम्हें फ़ोन मिलाता हूँ, तुम्हारा एड्रेस बड़ी मुश्किल से निकाल पाया। तुम ठीक तो हो ना? मैं 1-2 दिनों में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अनुपमा दीदी कैसी हैं उनको मेरा प्रणाम कहना। मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी आऊँगा। तुम्हारा कार्तिक। इंस्पेक्टर साहब ये चिट्ठी पढ़कर सोच में पड़ गए। अनुपमा की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर रिया कौन है। चिट्ठी के हिसाब से रिया अनुपमा की बहन थी, पर अगर वो दोनों बहनें थी तो अनुपमा ने उनसे झूठ क्यों कहा? ये क्यों कहा कि सालों पहले उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी? पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कार्तिक रिया को बहुत प्रेम करता है, पर रिया किसी बीमारी से पीड़ित है। शायद इसीलिए उनकी शादी नहीं हुई है। तब तक इंस्पेक्टर साहब निश्चय करते हैं कि वो इस गुत्थी को सुलझाकर ही दम लेंगे और वो कार्तिक के बारे में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। पत्र के पीछे लिफाफे पर कार्तिक ने अपना पता लिख रखा था, साथ ही एक फ़ोन नंबर भी लिखा था। इंस्पेक्टर साहब फौरन उसे फ़ोन मिलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज तो कार्तिक का विवाह हो रहा है। वे समझ नहीं पाते कि जब रिया इतनी बीमार थी फिर उसका विवाह कैसे हो रहा है। अनुपमा मर गई और रिया अपनी बहन की मौत के बाद भी शादी कर रही है। उन्होंने फौरन ही विवाह समारोह में जाने का मन बना लिया। फ़ोन पर उन्होंने वहां का एड्रेस पता किया जहां पर कार्तिक का रिया से विवाह हो रहा था और 4 बजे तक वहीं पहुंच चुके थे। हर तरफ सजा हुआ था, फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। शादी में ज़्यादा लोग तो नहीं थे। हाँ, यही कोई 70-80 आदमी रहे होंगे। वो जल्द से जल्द कार्तिक से मिलना चाहते थे और उनकी ये चाहत पूरी हो गई। कार्तिक से मिलने पर उन्होंने वो पत्र कार्तिक को दिखाया जो उसने लिखा था, साथ ही अनुपमा की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर कार्तिक चौंक पड़ा। रिया ने अनुपमा दीदी की मौत के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो तो कह रही थी कि अनुपमा दीदी शाम तक शादी पर आ जाएंगी। वो किसी ज़रूरी काम से अपने शहर गई हुई हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वो सुसाइड नहीं मर्डर का मामला लगता है और उन्हें इसकी पूरी तहकीकात करनी होगी। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी वो कार्तिक को शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हो सकता है इस शादी में विघ्न पड़ जाए। शायद रिया ने ही अनुपमा की हत्या की हो। इंस्पेक्टर साहब रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। उनके पास सवालों की लड़ी थी जो रिया से मिलते ही उन्होंने उसके सामने लगा दी। रिया इंस्पेक्टर साहब को देखकर चौंक पड़ी और इंस्पेक्टर साहब रिया को देखकर उनके मुंह से निकल गया, अनुपमा तुम तो जिंदा हो। रिया और अनुपमा दोनों हमशक्ल थी। रिया घबराहट से लाल हुई जा रही थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था और ऐसा मालूम हो रहा था कि वो खड़ी रहने में भी अक्षम हो रही है। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब ने हंसकर कार्तिक से कहा, वो रिया थी जो इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी। देखो मेरे पास ये ब्लड रिपोर्ट भी है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ।
ये ब्लड रिपोर्ट उस मृतक की है। रिपोर्ट देखकर कार्तिक चौंक जाता है, क्योंकि कार्तिक पेशे से एक डॉक्टर था। वो तुरंत समझ जाता है वो ब्लड रिपोर्ट अनुपमा की नहीं, बल्कि उसकी रिया की है, क्योंकि सालों से वही रिया का इलाज कर रहा था। ये दवाइयाँ तो उसकी रिया ही खाया करती थी। आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से लाल हो गया और उसने अनुपमा की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुमने मेरी रिया को मार डाला ना। इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से कार्तिक को अनुपमा से अलग किया, तो वो रिया थी जिसको अनुपमा ने उस रात सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। पागल तो कहने को रिया थी, पर असली पागलपन तो अनुपमा के सर पर सवार हो गया था। वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर कार्तिक से शादी करना चाहती थी और उसने अपने हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाया। उसने रिया और डॉक्टर कार्तिक को दूर दूर करना शुरू कर दिया था। उसने वहाँ की फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, जिससे कार्तिक और रिया की बात ना हो पाए। कार्तिक जो भी पत्र रिया को भेजता था, अनुपमा वो सारे छुपा दिया करती थी, पर उसका राज इंस्पेक्टर साहब समझ गए थे। सीढ़ियों से धक्का देकर अनुपमा ने रिया को मौत की नींद सुला दिया और गाड़ी लेकर कार्तिक के पास आ गई। उसने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस करती है और अनुपमा दीदी से उसे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया है। वो दिमागी तौर पर अब बिल्कुल स्वस्थ है। गाड़ी चलाकर उससे मिलने आई है। कार्तिक अनुपमा की बातों में आकर उसे रिया समझ बैठा और हफ्ते भर के अंदर उनकी शादी भी होने वाली थी। पर इंस्पेक्टर साहब ने अनुपमा के सारे किए धरे पर पानी फेर दिया और अनुपमा अपनी बहन रिया को मारने के जुर्म में जेल में पड़ी सज़ा काट रही है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।